और एक प्रश्न ये आया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। तो उस पहला कवि उन्होंने किसे माना है? अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है और जिनका अपभ्रंश में नाम है अद्धमाण। ये सब आपको बताया था मैंने। और एक प्रश्न मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से खुद अपने संभावना से बनाया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनका मूल नाम क्या है। तो उनका मूल नाम है सूर्य कुमार। ये आपसे पूछ सकते हैं, या अब की बार और एक ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि निराला का जो मूल नाम सूर्य कुमार था वो किस आधार पर पड़ा था, रखा गया था। तो आप बताएंगे वो नाम किसके आधार पर रखा गया था, क्योंकि वो रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था। इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपके लिए रखा है। और एक प्रश्न ये कि इसी से जुड़ा हुआ ऐसा ही बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों पड़ा? तो उनके पिता को जिस दिन उनका जन्म हुआ तो 1000 रुपए की थैली प्राप्त हो गई, कहीं पाई, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी रख दिया। ऐसे ही एक साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, आपसे पूछ ले उनका नाम बेचन शर्मा उग्र क्यों रखा गया? बेचन, तो बेचन का मतलब वो बेचैन नहीं है, उनके माता पिता ने उनको बेच दिया था, उनको अपशगुनी मानकर, इसलिए उनका नाम पड़ गया था पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न है कई बार ये भी आते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न आया था अमीर खुसरो के संबंध में पहले कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। अमीर और खुसरो तो उपाधि है, पूरा नाम है उनका अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, पूरा नाम ये है। एक प्रश्न ये आपके पास आ सकता है, मैंने कहा इसी से संबंधित है कि निराला को शताब्दी का कवि किसने माना है। तो निराला को शताब्दी का कवि किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए कि निराला के काव्य को शताब्दी का काव्य किसने माना है। तो अब अगर आपने ये पढ़ लिया कि निराला को शताब्दी का कवि नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, तो आप यही मानेंगे कि निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। वो भी तो नंद दुलारे वाजपेयी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। वास्तव में निराला के काव्य को शताब्दी का काव्य नवंबर सिंह ने माना है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न देखिए कितने क्लोज हैं, आपके आ सकते हैं, इसलिए मैंने संभावना रखते हुए इन प्रश्नों को भी यहाँ आपके सामने इसको चर्चा में रख दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें कि इसी से संबंधित और बन सकता है कि निराला आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता संपन्न कवि हैं। ये कौन मानता है? तो इसे मानने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास जो आया था वो ये आया था, स्वरों में आखिरी में 2 स्वर दिखाई देते हैं आपको लिखे हुए, अंगह और अह, और ये पूछा गया था इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। हमने भाषा विज्ञान की कक्षा में ये सब चर्चा की थी। लिपि संबंधी प्रश्न आया था कि देवनागरी लिपि को संविधान में कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 1950 में जोड़ा गया। तो हो सकता है अब की बार आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। तो 343, जिसकी राजभाषा की मैंने आपसे चर्चा की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कवितावली करके एक रचना आई थी, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो उसमें ऑप्शन क्या क्या थे आपके विकल्पों में? सूरदास, तुलसीदास, मीरा और नरोत्तम दास, ये 4 थे। अब आप जानते हैं तुलसी को छोड़कर सारे कृष्ण भक्त हैं, तो कृष्ण गीतावली उनमें से किसी एक ने लिखी हो, लेकिन आपको तुलसी की 12 रचनाओं की चर्चा हमने की थी और कृष्ण गीतावली की भी बात की थी। ये किसकी रचना थी? तुलसी की रचना थी। एक प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र से आया था कि रस सूत्र के व्याख्याकारों को क्रम से लगाइए। अब रस सूत्र क्या था? वो था विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रस, रस निष्पत्ति। अब रस निष्पत्ति शब्द तो भावे ने कह दिया, ये सूत्र उनका था, लेकिन इसकी व्याख्या किसने की थी कि रस की निष्पत्ति क्या होती है, संयोग किसका होता है? तो इसकी व्याख्या 4 लोगों ने की थी, जो हमने रस निष्पत्ति की कक्षा में पढ़ा था कि सबसे पहले भट्टलोलट आते हैं, फिर शंकुक आते हैं, फिर भट्टनायक आते हैं और फिर अब अभिनव गुप्त आते हैं। ये 4 लोग हैं, क्रम से आते हैं, और इन चारों के 4 वाद भी हैं, आरोपवाद, अनुमानवाद, भोगवाद और अभिव्यक्तिवाद। और आखिरी में अभिव्यक्तिवाद वाले जो विचारक हैं अभिनव गुप्त, उनकी बात को मान्य कर दिया गया था। तो इस क्रम से आपको रखना था, ये क्रम भी आपको सिखाया हुआ है।
भारतीय काव्य शास्त्र से एक प्रश्न और आया था कि काव्य अलंकार के रचयिता कौन है। तो रचयिता कौन है काव्य अलंकार के? वो भामे हैं। ये पुस्तक मैंने कहा था सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है, चाहे वो काव्य प्रकाश हो, काव्य मीमांसा हो, काव्य अलंकार हो। नेक्स्ट प्रश्न की परिभाषा संबंधी देखिए, अधिकतर तो अलंकार जो है अभी तक आते थे, एक पंक्ति दे दी जाती थी और पूछता था कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लेकिन अब की बार सैद्धांतिक दृष्टि से भी बात की गई, तो हमने तो आपको परिभाषाएं भी पढ़ाई अलंकारों की, छंदों की भी, उनके उदाहरण भी, उनका स्पष्टीकरण भी दिया गया। तो आपसे पूछा गया जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वो क्या कहलाता है? तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। किससे पता लगता है? मैंने कहा एक ही शब्द, संभावना से। अगर यही होता कि जब उपमेय में उपमान की समानता का भाव दिखाया जाए, समानता इस शब्द से पता लगेगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और जब ये अगर ये परिभाषा आ जाए अब की बात, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इस तरह से आपको बात करनी है। एक और प्रश्न आया था भक्तिकाल से, जो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो हमने 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इन सब पर खूब लंबी चर्चा कर ली है। तो ये किसकी थी? विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ की रचना थी। ये तक बताया था कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किन 84 भक्तों की चर्चा की गई है, तो वो वल्लभ के शिष्य थे। और 252 में विट्ठल के शिष्यों की चर्चा की है। अगला प्रश्न आदिकाल से एक और आया था कि आदिकाल में सबसे ज्यादा ग्रंथ किस काव्य में लिखे गए? रासो काव्य में, सिद्ध काव्य में, जैन या नाथ साहित्य में? तो आप जानते हैं नाथ तो सिर्फ 9 थे, जैन भी आचार व्यवहार की चर्चा करने वाले कुछ लोग थे, और रासों की संख्या तो रामचंद्र शुक्ल ने गिनी चुनी बताई है। 84 सिद्ध थे, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी रचनाओं की? तो सिद्ध साहित्य की होगी। ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न हो गया। अब देखिए एक प्रश्न आया था, क्या रामायण की भाषा क्या थी? अब रामायण को अगर किसी ने रामचरितमानस पढ़ लिया जल्दबाजी में और तुलसी पर टिक लगा देगा, तुलसी सबसे पहला विकल्प होगा, लेकिन आंसर क्या था? वो तो संस्कृत है। अब पूछ ले आपसे रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो अवधी है। विद्यापति की भाषा के बारे में आया, विद्यापति की भाषा क्या है? विकल्प में मैथिली भी है, अवहट भी है, संस्कृत भी है और भोजपुरी भी है। तो आप ये जानते हैं कि उन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं लिखी, मैथिली में भी लिखी और अवहट में भी लिखी। तो यानी 3 जो भाषाएं हैं वो उनकी भाषा है, एक भोजपुरी उनकी भाषा नहीं है, ये कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, डिंगल भाषा किन 2 भाषाओं का मेल है? तो जब हमने आदिकाल पढ़ा तो डिंगल और पिंगल की चर्चा की थी और ये देखा था कि डिंगल जो है अपभ्रंश में राजस्थानी के मेल से बनी थी और वीर काव्य के लिए ये भाषा प्रयोग होती थी। अब की बार हो सकता है पूछ ले पिंगल भाषा में किन भाषाओं का योग है? तो आप बताएंगे अपभ्रंश में ब्रज भाषा का योग है। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है क्या कि डिंगल भाषा प्रयोग जब हुआ उससे पहले डिंगल भाषा, अब तो 2 भाषाओं का मिश्रण है, अपभ्रंश और राजस्थानी, लेकिन डिंगल भाषा का जब पहले जो प्रयोग होता था वो किस भाषा के रूप में होता था? तो वो केवल राजस्थानी के रूप में होता था। ऊंची आवाज में तेजी से गाई जाने वाली भाषा थी वो। एक प्रश्न ये आया था कि भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है? नकारात्मक प्रश्न बहुत सारे आए थे और ऐसे प्रश्नों में बच्चा ज्यादा उलझता है। और मैं भी जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई थी उसमें भी मैंने नकारात्मक प्रश्न इसीलिए रखे थे क्योंकि बच्चा सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर जल्दी रटा हुआ दे देता है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उनको दिक्कत आती है। अब भारतेंदु के 4 रचनाओं के नाम दिए हुए हैं वहां पर, एक रचना बीच में डाल रखी है महा अंधेर नगरी। अब बच्चा सोच गए तो उनकी रचना है, उनकी रचना अंधेर नगरी है, महा अंधेर नगरी नहीं है, उसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये हमने कराया हुआ है, बड़ा सोच समझकर विशेष रूप से इस पर बल दिया था, तो सही आंसर लगाया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरोपवाद के प्रवर्तक कौन है? अभी जो हमने सूत्र की व्याख्या की बात की थी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद जिसको कहते हैं वो किसका था? भट्ट लोलट का था। ठीक है, अनुमतिवाद या अनुमानवाद वो शंकुक का था, भुक्तिवाद या भोगवाद वो भट्टनायक का था और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का था। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि शुक्ल जी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हमने ये भी देखा था कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विचार आते हैं।
कोई कहता है रसायन से है, कोई कहता है राजसूय यज्ञ से है, कोई कहता है रासक से है, कोई कहता है रासो से है, कोई कहता है रास से है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना था? रसायन से माना था। एक प्रश्न आया था फिर काव्य शास्त्र से, भारतीय काव्य शास्त्र से। और बड़ी विचित्र बात है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रश्न जल्दी दूर दूर तक देखने में नहीं आया, जबकि एक बार पूरा डीएसएसबी का पेपर पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही भर दिया था। खैर, वो पेपर बनाने का तरीका भी नहीं था, मैंने पहले भी बताया था। पेपर संतुलित होना चाहिए। अभी भी लगता है कि पेपर संतुलित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, नाट्य शास्त्र के रचनाकार पूछे गए, तो वो कौन है? आचार्य भरत मुनि है। वही पूछा गया अनुभाव की संख्या कितनी है, तो आलम्बन और उद्दीपन दो प्रकार के तो विभाव होते हैं, और अनुभाव कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको बताया था। इन अनुभाव को नाटक में अभिनय के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने देखा था। आंगिक, वाचिक, कायिक और सात्विक। नेक्स्ट एक पंक्ति आई थी, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद जी के नाटक से है, ये स्पष्ट है। उच्छ्वास के संस्थापक पूछे थे। उच्छ्वास के संस्थापक या रचनाकार कौन है? वो सुमित्रानंद पंत हैं। रामचरितमानस के कांड पूछे थे, तो मैंने आपको रामचरितमानस का पूरा प्रतीक तक समझाया था कि उसमें 4 वक्ता श्रोता युग्म है और 7 उसमें कांड हैं। कई बार इन कांडों को क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है, तो उन क्रम को भी याद रखिए। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सारे क्रम को आपको याद रखना होगा। एक प्रश्न आया था कि चिंतामणि कौन से काल के कवि हैं? अब आप जानते हैं कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो भक्ति काल में स्थान रखते हैं, लेकिन रचनाएं उनकी दृष्टि से, अपनी रचनाओं की विशिष्टता के कारण वो रीति काल में बैठते हैं। केशव उसमें से है, रहीम उसमें से है, चिंतामणि भी उसमें से है। कालक्रम की दृष्टि से तो भक्ति काल में दिखते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से रीतिकालीन दिखते हैं। और आप जानते हैं हम किसी भी रचनाकार को उसकी रचना के आधार पर ही आंकते हैं, तो चिंतामणि जो है रीतिकाल के कवि के रूप में हमारे सामने है। और ये भी जानते हैं कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, तो आपको बताया था बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। तो आप ऑप्शन में उसमें से एक था कोई, तो आप ढूंढेंगे। चारों विकल्प आपके पास हैं, चारों जो उनके भाग हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। एक प्रश्न आया था वक्रोक्ति की संख्या कितनी है, तो वक्रोक्ति की संख्या मतलब वक्रोक्ति के भेद वो कितने हैं? 6 बताए थे आपको। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पदार्थ वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, ये सब आपको बताए थे। 6 याद रखने थे। याद रहे होंगे, बिल्कुल ठीक करके आए होंगे। एक प्रश्न ये आया था हिंदी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। और एक प्रश्न ये दिया गया था प्रेमचंद से रिलेटेड कि प्रेमचंद की कौन सी रचना पूर्ण रूप से किसान जीवन पर आधारित है। उसमें 4 कहानियां दे रखी हैं, तो पूस की रात जो कहानी है वो पूर्णतः किसान जीवन पर आधारित है। वहीं एक प्रश्न संधि का था, भानुदय में कौन सी संधि है, और वहीं दूसरी जगह दूसरे स्लॉट में यही कुछ शब्द था भानुदय कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो भानु प्लस उदय, भानु में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखना है। और दोनों ऊ है उनके मिलने से बड़ा ऊ बनता है, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे नवग्रह में कौन सा समास है, ठीक है, तो नवग्रह में 9 ग्रहों का समास, तो आंसर आ गया हमारे पास द्विगु समास। लेकिन वहीं दूसरे स्लॉट में यही शब्द दे दिया गया ये बताते हुए कि नवग्रह में द्विगु समास है, खुद बता दिया, लेकिन उसका विग्रह क्या होगा, उसका विग्रह पूछ लिया। तो 9 ग्रहों का समास, बिल्कुल सही ये शब्द बताना था। ऐसे ही लंबोदर के बारे में पूछा गया कि लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, इसका सही विग्रह क्या होगा। तो जिसको पता है उसको पता है कि बहुब्रीहि समास है तो वो किसी एक अर्थ में विशेष रूप से जाता है। तो आंसर क्या होना था, लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश, ये उत्तर था।
एक प्रश्न ये आया था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? अब किसने की स्थापना? श्याम सुंदर दास ने की। लेकिन अब की बार प्रश्न आ सकता है कि किसने नहीं की। किसने नहीं की का मतलब, क्योंकि 3 लोग शामिल थे उसमें। मुख्य तो श्याम सुंदर दास थे, दूसरे राम नारायण मिश्र और तीसरे शिव कुमार सिंह। तो इन तीनों के अलावा चौथा नाम कोई भी डाल रखा हो उसे अलग कर दीजिए। हो सकता है राधा कृष्ण दास का नाम डाल रखा हो, वो तो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो आपको उसको अलग करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ढंग से इसको पढ़कर जाना इस बातों को। एक प्रश्न आया था, आंसू के रचनाकार कौन है? हमने पढ़ा है छायावाद में आंसू एक खंड काव्य है जयशंकर प्रसाद का। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था मुकुटधर पांडे भी उससे पहले आंसू लिख चुके थे। खैर, प्रसाद आंसर में था, प्रसाद ही लगाना था। और चित्ररेखा एक उपन्यास है, उसके बारे में बात की गई, वो किसका है? तो पाप और पुण्य की व्याख्या करने वाला ये उपन्यास था, इसके ऊपर भी मैंने आपको विशेष रूप से बताया था। भगवती चरण वर्मा अंक उत्तर है। अब एक प्रश्न आया था, नव स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है? नव स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद की तो चर्चा सबने की। हम जानते हैं पाश्चात्य में स्वच्छंदतावाद के संस्थापक कौन है? रूसो है पाश्चात्य में। और हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कौन है प्रवर्तक? तो श्रीधर है, हमने द्वितीय युग में पढ़ा। लेकिन पूछा गया नव स्वच्छंदतावाद। अब नव स्वच्छंदतावाद का मतलब क्या है? स्वच्छंदतावाद से आगे की स्थिति। तो उसकी स्टार्टिंग भारत में कौन करते दिखते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम नव स्वच्छंदतावाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं। अब आपके पास एक और प्रश्न बन सकता है इससे मिलता जुलता, कि भारत में जब स्वच्छंदतावाद आया तो सबसे पहला प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? हिंदी साहित्य पर, बांग्ला साहित्य पर, मराठी साहित्य पर या गुजराती साहित्य पर? तो अधिकतर बच्चा किस पे टिक करेगा? वो हिंदी पे टिक करेगा कि भाई हिंदी साहित्य का पेपर है। लेकिन उत्तर क्या है? बांग्ला साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिर परिभाषा जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन था। आपको शब्द दे दिया, ज्यों ज्यों वाचक शब्द जहां होता है वहां कौन सा अलंकार होगा? तो आपको बताया था, ज्यों त्यों, जानो मानो, जनहु मनहु, ऐसे शब्द जहां होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जब ये पूछ लिया, हो सकता है अब आपसे पूछ ले कि सम शब्द जहां होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां उपमा अलंकार होगा। सम, समान, सरिस, सा, ऐसे शब्द जहां होते हैं। एक प्रश्न आया था बड़ा सामान्य सा, देखिए, कि 2 वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्ण से आगे की स्थिति क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। लेकिन मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि उसमें पद भी ऑप्शन में है। लेकिन पद क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताया, क्योंकि पद कब बनता है शब्द? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आंसर क्या था? शब्द। एक मुहावरा पूछा गया था कि कंचन बरसना। अब कंचन मतलब सोना होता है, सोना बरसना का मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति मिल जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा कृपा जिसे कहते हैं, बाबा जी कृपा बरसा रहे हैं, तो वो आनंद की स्थिति, सब कुछ मिल जाना। एक क्वेश्चन पूछा था, विसर्ग के बाद स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? अधिकतर तो अभी तक आपने ट्रेंड देखा था, 2 शब्द दे रखे हैं और बताया, पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि बनेगी या इसकी संधि क्या होगी। लेकिन अब देखिए परिभाषा रूप में आ गया कि विसर्ग के बाद स्वर हो तो कौन सी संधि होगी। अब विसर्ग के बाद कुछ भी हो, विसर्ग लिखा है ना, तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। बस यही उसका उत्तर बताना था आपको। एक प्रश्न आपके पास आया था, तृषा का पर्याय है क्या? तृषा का पर्याय है प्यास, और वही श्रुति सम भिन्नार्थक में दे रखा था। और ऐसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मैंने कहा युग्म वाले, उस पर बहुत चर्चा हमने की थी और उसमें से 2-3 शब्द तो वही आ गए जो हमने क्लास में आपसे डिस्कस किए थे। अब आपसे देखो, तृषा का पर्याय पूछा, तृषा का मतलब प्यास। हो सकता है अब की बार पूछ रहे तृषा का विलोम क्या है? तो प्यास बुझने को क्या कहते हैं? तृप्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? तृषा का विलोम तृप्ति। तार सप्तक में मैंने विशेष रूप से बोला था कि 7 कवि चारों सप्तकों में हैं, उनका टाइम पीरियड याद रखिए, उनके कवि याद रखिए। एक प्रश्न जरूर आता है, वही आया, आपसे पूछा प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं था? तो शुरू वाले में ऑप्शन दिया था, अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, सुमन राजे। तो आप जानते हैं सुमन राजे चौथे में है, आपको उस पर टिक लगा देना था बस।
एक प्रश्न आया था, भावों की भिड़ंत नामक लेख किस पत्रिका में छपा? ठीक है, तो वो किस में छपा? प्रभा में छपा। ये प्रश्न आया। और अब आपके पास इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकता है कि जो प्रभा पत्रिका में जो ये भावों की भिड़ंत नाम का लेख छपा, वो पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक प्रश्न और बन जाएगा फिर इसमें कि भावों की भिड़ंत जो लेख है, भाई पूछा गया कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा, तो भावों की भिड़ंत लेख में किसकी भिड़ंत होती है या किसकी भिड़ंत नहीं होती है? भिड़ंत मतलब होता है आपस में नोकझोंक। तो आपसे पूछ ले किसकी भिड़ंत नहीं होती है? चार ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गंगा प्रसाद और निराला। अगर ये लेख के बारे में जानते हैं तो आंसर बताएंगे कि इसका आंसर निराला है। निराला इन भिड़ंत में शामिल नहीं है। ये तीन लोग आपस में भिड़ रहे हैं। अब एक प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा भाई? ये बनेगा कि भावों की भिड़ंत जो ये लेख है, इसमें ये जो तीन लोग भिड़ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और गंगा प्रसाद, किस विषय पर भिड़ रहे हैं? भावों के भिड़ंत में किस विषय पर भिड़ंत होती है? तो उत्तर ये है कि निराला की कविताएं जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर की नकल है या नहीं है, इस विषय पर भिड़ंत होती है, उसको लेकर लेख लिखा गया। जैसे हमने आत्माराम की टेटे पर बात की थी लंबी चौड़ी, वैसा ही प्रश्न यहाँ पर है। एक प्रश्न आया, मैंने 4 प्रश्न और जनरेट करके आपको दे दिए, आगे वाले पेपर के लिए आपके काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले, भावों की भिड़ंत मान लो जो ये लेख है, इसमें किसकी भिड़ंत है? विचारों की भिड़ंत है, वैचारिक मतभेद है जिसे कहें, नकल में अकल है, या कुछ ऐसा 4 ऑप्शन दे दे तो आप बताएंगे क्या है? विचारों की ही भिड़ंत है, भावों की भिड़ंत नहीं है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता का प्रारंभिक समय क्या है? देखिए ये प्रश्न, पत्रकारिता का प्रारंभिक समय तो अगस्टन हिक्की से स्टार्ट होता है 1780 से, और 1826 जब हिंदी का पत्र आता है पहला, वहां तक है। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया था कि हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब है? हिंदी पत्रकारिता का तो वो स्टार्ट होता है 1826 से और भारतेंदु युग 1867 तक चलता है। ये उत्तर आपको टिक लगाना था। या यही प्रश्न ऐसे पूछ ले अब की बार, पत्रकारिता का सही ढंग से उदय कब हुआ? तो यही टाइम पीरियड है 1826 से 1867 तक। स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 1826 में पहला पत्र आता है उदंत मार्तंड, जिसके संपादक की भी चर्चा हमने की, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कब निकलता है? 30 मई को। तो 30 मई क्या हुआ? वो हिंदी पत्रकारिता का दिवस हुआ। बस यही आपको उसमें बताना और करना क्या है। अब 2-3 पत्रकारों पर मैंने विशेष रूप से बल दिया था। देखिए उसमें से एक प्रश्न आ गया कि आज समाचार पत्र जो है उसके संपादक कौन थे आज के? और मैंने बताया था एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी को विशेष ध्यान रखना है, और बाबूराव विष्णुराव पराडकर, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। तो आंसर क्या था यहाँ पर? बाबूराव विष्णुराव पराडकर, वो आज के संपादक थे। और ये अब सब प्रश्न जानते हैं, उदंत मार्तंड पहला पत्र है, ठीक है। लेकिन और ये भी जानते हैं साप्ताहिक पत्र है, उसके संपादक का नाम भी जानते हैं। वो 30 मई 1826 को निकला, ये भी पता है। कलकत्ता से निकला, ये भी पता है। लेकिन अब नया प्रश्न क्या बन सकता है? नया प्रश्न ये है कि उदंत मार्तंड की भाषा कैसी थी? तो ध्यान रखें, उसकी भाषा को पछाही भाषा कहा गया, पछाही, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, उदंत मार्तंड की भाषा को संपादकों ने कैसी भाषा माना? ये दूसरा प्रश्न होगा। वो कहा है मध्य देशीय भाषा, मध्य देशीय भाषा। तो ध्यान रखना होगा आपने, दोनों अलग अलग प्रश्न है। संपादकों की दृष्टि में भाषा मध्य देशीय भाषा है, और वैसे अगर पूछता उसकी भाषा कैसी है तो पछाही भाषा है। एक प्रश्न बड़ा सामान्य सा आया था, बादल राग जो है निराला की रचना है, तो उसके बारे में पूछा था बादल राग किसकी रचना है? तो बता देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण कब मिला था? ये प्रश्न आया, 1957 में मिला, और बड़ा विवाद भी रहा था इसको लेकर। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का क्या नाम था? तो वैद्यनाथ द्विवेदी उनका नाम था।
उसकी आप चर्चा कर लेंगे। ठीक है।